तो चलिए आज 29 दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी और मजेदार खबरों में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि एक ही दिन में हमें 2000 साल पीछे भी ले जाती है हाँ, और आने वाले कई सालों की तैयारी भी दिखाती है। सही कहा। तो हमारा काम इन बिखरी हुई खबरों के धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। एक टुकड़ा हमें ऊर्जा के भविष्य की तरफ ले जाता है, तो दूसरा हमें भारत के गुम हो चुके इतिहास से मिलाता है। हाँ, तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उन पहलों से जो भारत में पहली बार हो रही हैं। पंजाब से एक खबर है जहां भारत का पहला मेगावाट स्केल का हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जी, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये है क्या चीज असल में? इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की पानी के नीचे चलने वाली पवन चक्की है। अच्छा। हाँ, जैसे पवन चक्की हवा के जोर से घूमती है, ये टरबाइन नदी या नहर के प्राकृतिक बहाव की ताकत से घूमती है। और सबसे बड़ी और आकर्षक बात यह है कि इसके लिए कोई बड़ा बांध बनाने या नदी का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस बहते हुए पानी में रख दी जाती है। मतलब पर्यावरण पर इसका असर बहुत ही कम होता होगा। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और यही इसका भविष्य है। स्रोतों के मुताबिक इसे नंगल हाइडल कैनाल में लगाया गया है और इसकी क्षमता करीब 1 मेगावाट है। 1 मेगावाट? जी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी ने इसे शुरू किया है। इसका असली मतलब यह है कि भारत अब ऊर्जा के लिए सिर्फ बड़े और विशाल प्रोजेक्ट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भविष्य शायद ऐसे ही छोटे, स्थानीय और क्या कहते हैं पर्यावरण के अनुकूल समाधानों का हो सकता है। सही बात। जो हमारी छोटी नदियों और नहरों की शक्ति का इस्तेमाल करे। नई तकनीक की बात हो ही रही है तो रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की एक बड़ी कहानी है। भारतीय तटरक्षक बल को अपना पहला पूरी तरह से भारत में बना प्रदूषण नियंत्रण जहाज मिला है। हाँ, इसका नाम है समुद्र प्रताप। इसे 23 दिसंबर को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाकर तटरक्षक बल को सौंपा। अच्छा। ये जहाज बहुत खास है। सोचिए, अगर समुद्र में किसी जहाज से तेल लीक हो जाए तो एक बहुत बड़ी आपदा होती है। बिल्कुल। समुद्र प्रताप इसी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए ही बनाया गया है। ये पानी की सतह से तेल को हटाने, उसे फैलने से रोकने और समुद्र को साफ करने के उपकरणों से लैस है। तो ये हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे समुद्री पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल। ये मेक इन इंडिया का सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब अपनी समुद्री जिम्मेदारियों को लेकर कितना गंभीर है और इसके लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भविष्य की तकनीक से सीधे छलांग लगाते हैं 2000 साल पुराने अतीत में। ये खबर मुझे बहुत रोमांचित कर रही है। महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया मिली है। हाँ, ये सुनने में ही किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लगता है। और ये है भी वैसा ही। ये खोज सोलापुर के पास बोरामणि घास के मैदानों में हुई है। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी संरचना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पत्थर की भूल भुलैया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है। 1 मिनट, 2000 साल? क्या इसका मतलब है कि 2000 साल पहले भी लोग मनोरंजन या किसी खास रस्म के लिए ऐसी जटिल चीजें बना रहे थे? बिल्कुल। ये समय के समाज के बारे में क्या बताता है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका संबंध उस समय के इंडो रोमन व्यापार से हो सकता है। ओह! शायद ये किसी तरह का धार्मिक या आध्यात्मिक केंद्र रहा हो, या हो सकता है कि इसका कोई खगोलीय महत्व हो। वाह! ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी, उनके विश्वास और उनकी बुद्धिमत्ता की भी कहानी है, जिसके कई रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। बिल्कुल। इतिहास के रहस्यों से निकलकर अब जंगल के रोमांच की बात करते हैं। गुजरात से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। 33 साल के लंबे इंतजार के बाद गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। ये संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। हाँ। ये दर्जा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब NTCA ने तब दिया जब उन्हें जंगली बाघों की मौजूदगी के पक्के सबूत मिल गए। अच्छा, तो पहले सिर्फ बातें थीं? हाँ, कई सालों से वहां बाघ होने की बातें चल रही थी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था।
हाल ही में दाहोद के पास रतन महल के जंगलों में न सिर्फ बाघ देखे गए, बल्कि कैमरा ट्रैप में उनकी तस्वीरें भी कैद हुई। तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, इसके पीछे दशकों की मेहनत है। लेकिन अब जब बाघों की पुष्टि हो गई है, तो आगे क्या? क्या सब कुछ अच्छा ही है या कोई नई चुनौती भी है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये एक बड़ी उपलब्धि है, पर ये अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। जैसे कि? देखिए, 33 साल तक गुजरात के विकास की योजनाओं में बाघों के गलियारों मतलब कॉरिडोर्स का ध्यान नहीं रखा गया। हाँ, ये तो है। अब जब वहां बाघ हैं, तो उद्योग, सड़कों और संरक्षण के बीच एक नया संतुलन बनाना होगा। असली कहानी अब शुरू होगी कि गुजरात इस चुनौती से कैसे निपटता है। सही बात है। और हाँ, इस पुष्टि के बाद अब गुजरात को 2026 की राष्ट्रीय बाघ गणना में भी शामिल किया जाएगा। चलिए अब शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी कुछ जमीनी पहलों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करेगा? बच्चे पहले से ही सिलेबस के बोझ तले दबे हैं, कहीं ये एक और खानापूर्ति बनकर तो नहीं रह जाएगा? आपकी चिंता जायज है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। लेकिन इस पहल के पीछे का मकसद बहुत गहरा है। क्या मकसद है? इसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों की पढ़ने की आदत डालना नहीं है, बल्कि उनमें दुनिया में क्या हो रहा है इसके प्रति एक समझ और आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक सुबह की प्रार्थना सभा के बाद एक समय तय किया गया है जहां छात्र खबरें और संपादकीय पढ़ेंगे। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, हाँ, तो ये बच्चों को सिर्फ रटने वाले तोते बनाने की बजाय जागरूक नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। और संस्कृति की दुनिया से एक और खबर है जो आकार में बहुत बड़ी है। अयोध्या में भगवान राम की 800 किलोग्राम की एक विशाल पेंटिंग लाई गई है। हाँ, और ये सिर्फ अपने वजन की वजह से खास नहीं है, बल्कि अपनी कला शैली की वजह से भी खास है। अच्छा। यह पेंटिंग बेंगलोर से लाई गई है और इसे मशहूर तंजौर शैली में बनाया गया है। यह कला तमिलनाडु के तंजावुर से निकली है, जिसका इतिहास चोल साम्राज्य तक जाता है। तंजौर शैली, इसमें ऐसा क्या खास होता है? सोचिए, यह पेंटिंग एक तरह से 3D है, लेकिन बिना चश्मे के। वाह! इसमें असली सोने की पत्ती का काम होता है और कुछ हिस्से बाकी सतह से उभरे हुए होते हैं। तो जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह चमकती है और ऐसा लगता है मानो तस्वीर में जान आ गई हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनूठी कला को 2007-8 में GI टैग भी मिल चुका है, जो इसकी पहचान और शुद्धता को प्रमाणित करता है। अच्छा। तो यह पेंटिंग सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक का सफर है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां ऐसा लग रहा है कि भारत में खेल का दायरा बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। दिमागी खेल, शतरंज से लेकर पैरा गेम और आदिवासी प्रतिभा तक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली खबर शतरंज से है, जहां भारत को अपना 91वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। 91वां? जी, राहुल VS ने 6ठी एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। ये दिखाता है कि भारत और खासकर तमिलनाडु शतरंज की दुनिया का एक पावर हाउस बन चुका है। और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, शतरंज अब एक टीम स्पोर्ट के तौर पर भी लोकप्रिय हो रहा है, जैसे ग्लोबल चेस लीग 2025 में हुआ। जी, ये शतरंज का IPL जैसा फॉर्मेट है। अच्छा, IPL जैसा? हाँ, इसमें अनीश गिरी और भारत की युवा सनसनी R प्रज्ञानंदन विजेता टीम का हिस्सा थे। इस तरह की लीग शतरंज जैसे दिमागी खेल को ज्यादा ग्लैमरस और दर्शकों के लिए रोमांचक बना रही हैं। शतरंज से आगे बढ़ें तो हमारे पैरा एथलीटों ने भी कमाल किया है। 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? दुबई में हुए इन खेलों में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया, जो काबिले तारीफ है। 7वां स्थान? जी, हमारे एथलीटों ने कुल 102 पदक जीते, जिनमें 36 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वाह! ये हमारे पैरा एथलीटों के जज्बे और बढ़ती ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि प्रतिभा किसी शारीरिक सीमा की मोहताज नहीं होती। और इसी प्रतिभा को जमीनी स्तर पर खोजने के लिए एक नई पहल हो रही है,
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये एक बहुत ही जरूरी और शानदार पहल है। इसका पहला संस्करण 2026 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होगा। बिलासपुर में? हाँ। इसका मकसद साफ है, देश के आदिवासी समुदायों में छिपी खेल प्रतिभा को खोजना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच देना। अक्सर इन युवाओं को सही मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और इसका एक मैस्कॉट भी घोषित हुआ है, मोरवीर। ये पहल सही मायने में खेल को समावेशी बना रही है। अब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। जी, ये स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इसका उद्घाटन उनकी जयंती पर किया गया। लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, इसलिए इस जगह का एक खास भावनात्मक जुड़ाव भी है। सही बात है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके जीवन, उनकी कविताओं और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से प्रेरणा लेने का एक केंद्र बनाने का विचार है। और शासन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए भी एक डिजिटल पहल हुई है, दर्पण 2.0। क्या ये सिर्फ एक और सरकारी ऐप या वेबसाइट है? देखिए, पारदर्शिता के लिए ये एक अच्छा कदम है। ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड है। मतलब कोई भी देख सकता है कि कौन सी योजना कहां तक पहुंची। हाँ, थियोरेटिकली। लेकिन असली चुनौती, जैसा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अक्सर होता है, वो है डेटा की क्वालिटी। अच्छा। क्या जमीनी स्तर से डेटा सही समय पर और सही अपडेट होगा? अक्सर ऐसे डैशबोर्ड सुंदर तो दिखते हैं, पर उनका डेटा पुराना होता है। इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी। और अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो ऊर्जा और पर्यावरण की बहस को एक नया मोड़ दे रही है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये वही जापान है जिसने फुकुशिमा की त्रासदी झेली है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला है। ये काशिवाज़ाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काशिवाज़ाकी कारिवा। जी, 2011 की सुनामी और फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इसकी क्षमता लगभग 5212 मेगावाट है। 8000 मेगावाट से ज्यादा। हाँ, आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये अकेले दिल्ली जैसे एक बड़े शहर की बिजली की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। तो सवाल ये है कि फुकुशिमा के इतने बड़े हादसे के बाद जापान वापस परमाणु ऊर्जा की तरफ क्यों जा रहा है? ये ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के बीच की एक जटिल दुविधा को दिखाता है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा से जुड़े खतरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करती। और जापान जैसे देश के लिए, जिसके पास अपने प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत बहुत कम हैं। हाँ, ये तो है। यह ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का एक तरीका है। यह फैसला बताता है कि दुनिया ऊर्जा की जरूरतों को लेकर कितनी मुश्किल स्थिति में है। इन सब घटनाओं के अलावा कुछ सम्मान और नियुक्तियां भी हुई जो अपने आप में कहानी कहती हैं। निश्चित रूप से साहित्य की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक और उनकी अनुवादक दीपा भास्ती को मिला है। अच्छा। उनके कन्नड़ कहानी संग्रह हार्टलैम्प के लिए। वाह, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह पुरस्कार सिर्फ लेखक को नहीं बल्कि अनुवादक को भी बराबर का सम्मान देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यह कन्नड़ जैसी भारतीय भाषा के साहित्य को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचान दिलाता है। और प्रशासन के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिहाज से। हाँ, अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पहली महिला मुख्य सचिव? जी, यह पद किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। मुख्य सचिव ही पूरे राज्य की नौकरशाही की धुरी होता है। सही। इस पद पर एक महिला का पहुंचना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है कि प्रशासन के उच्चतम स्तर पर भी शीशे की छतें टूट रही हैं। तो दोस्तों, ये थे 29 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with India's top science award, विज्ञान रत्ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।